नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को मिला लाभ, 323 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर। सीएम धामी बोले स्वास्थ्य और शिक्षा में होगा फायदा। हरिद्वार जिले के 6 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। मतपेटी में कैद हुई 8,791 प्रत्याशियों की किस्मत। 28 सितंबर को खुलेगा पिटारा। अंकिता हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हुई धामी सरकार। अब हर महीने होगी प्रदेश भर के होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे की जांच, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार को घेर रही कांग्रेस। करण महारा बोले बार बार बयानों को बदलकर रसूखदारों को बचाने की हो रही कोशिश। मामले में सीबीआई जांच की मांग। और हाकम के हाकिमों को लेकर फिर खड़े हुए सवाल। सांकरी में आलीशान अवैध रिजॉर्ट के खिलाफ प्रोसेस में कार्रवाई। रिजॉर्ट के बाहर चस्पा किया नोटिस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को लाभ मिला। सेवक सदन में नंदा गौरा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बालिकाओं के खाते में पीएफएमएस के जरिए 323 करोड़ की धनराशि डिजिटली तौर पर ट्रांसफर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नंदा गौरा योजना राज्य की बालिकाओं के लिए लाभकारी है। कार्यक्रम में शामिल महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने नंदा गौरा योजना के बारे में जानकारी भी दी। में जो आज धनराशि ट्रांसफ़र हुई है, उस धनराशि के ट्रांसफ़र होने से जहां प्रदेश की हमारी 80,000 से भी ज़्यादा जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और निश्चित रूप से उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उनके भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए ये धनराशि उनके काम आएगी और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेश भर की जो हमारी नंदा गौरा हमारी जो बालिकाएं हैं, वो नंदा गौरा योजना से जो आच्छादित हैं, 2017 से लेकर 2022 तक में ऐसी 80,000 बालिकाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 323 करोड़ की धनराशि आज डीबीटी की गई है। मैं मानती हूँ कि यह अपने आप में बहुत बड़ी धनराशि है। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे और बीआरओ के निर्माणाधीन और प्रस्तावित कार्यों को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानस खंड कॉरिडोर के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बजरंग पुल के निर्माण कार्य और लेंस लाइट जोन के ट्रीटमेंट प्लान के कामों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। वहीं हरिद्वार जिले में 6 ब्लॉकों में आज पंचायत चुनाव का मतदान हुआ है। बहादुराबाद, नारसन, रुड़की, भगवानपुर, लक्सर और खानपुर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रत्याशियों के लिए वोट किए। 4,305 सीटों पर 8,791 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग की गई, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की सीटों पर मतदान किया गया है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। वहीं मत बूथों पर पुलिस प्रशासन तैनात रहा। इसके साथ ही इस वोटिंग के बाद अब 28 सितंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आएगा। वहीं रुड़की में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के दौरान प्रत्याशियों के साथ भी मारपीट की एक खबर हमारे सामने आई है। मामला गंगनहर कोतवाली पहुंचा है, जहां पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को हरिद्वार में पंचायत के चुनाव हुए और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन ये मारपीट की खबर सामने आई है। माधापुर गाँव में मैं बूथ पे थोड़ा घुमा, फिर उसके बाद में बगल में बैठक थी, उन्होंने चाय बनवा ली। मैं चाय पीने वाला था, लेकिन मुझे खबर मिली कि कुछ गुंडे मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। जैसे मैंने अपनी कार उठा के मैं निकला तो माधोपुर से जो साड़ियार की तरफ रास्ता जाता है, एक तालाब है, तालाब पे एक चौक है, उस चौक में उन्होंने गाड़ी लंबी करके लगा दी और उन्होंने मुझे कार से खींच लिया। मेरे ड्राइवर से चाबी छीन ली ड्राइवर को और मुझे बहुत दबा के पीटा उन्होंने। मेरे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है। मोबाइल टीमें, सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जनरल पुलिस ऑफिसर और जो संबंधित सीओज और जो एसएचओज हैं वो लगातार बने हुए हैं। और जहाँ कहीं भी भीड़ वगैरह एकत्रित हो रही है, आप देख रहे हैं सभी को इसको हटाया जा रहा है। और अब बात अंकिता हत्याकांड की।
अंकिता हत्याकांड के बाद धामी सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले भी लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब प्रदेश के हर होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे की हर महीने जांच होगी और सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को कैलेंडर बनाकर इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार बाहर से आने वालों के सत्यापन अभियान में और तेजी लाने के साथ साथ समय पर समस्त अभियान का रिव्यू भी करेगी। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हर प्रकार से यहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं यहाँ उत्तराखंड के लोगों को भी अनावश्यक रूप से कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति से संकट में ना उनको पड़ना पड़े, परेशानी में ना आना पड़े, उसको लेकर सभी जिले के अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को उनके साथ बैठक की है और जो तमाम प्रकार के जो अवैध निर्माण हैं, सरकारी भूमि पर निर्माण हैं, उन सबको देखना है। साथ ही साथ अनेकों जगह पर जो है लोगों की जो आवाजाही है उस पर भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे स्थानों पर हमने कहा है कि समय समय पर उसकी निगरानी होती रहे। ये नहीं कि एक बार बैठक हुई और समाप्त हो गई। हम प्रत्येक महीने का एक कैलेंडर बनाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि देश की बेटी है। इस मामले पर राज्य सरकार पहले दिन से ही गंभीर है। राज्य सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पैरवी कर चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार परिवार को हर तरह की मदद के लिए तैयार है। जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो और लंबा न जाए। जो भी इसके दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनको तत्काल जल्द सज़ा मिले, जिससे कि भविष्य के लिए भी ये घटना एक नज़ीर बने कि आज हमारी बेटी हमारे बीच में से चली गई है, लेकिन आगे आने वाली हमारी सभी बेटियां, सभी बहनें उत्तराखंड के अंदर सुरक्षित रहें। उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की घटना को सहन करने योग्य नहीं है। इस पर जितना भी कठिन से कठिन निर्णय हो सकता है, कठिन से कठिन सज़ा हो सकती है, उसके लिए हमने अनुरोध किया है। SIT सारे पहलुओं को देख रही है और SIT ने धीरे धीरे साक्ष्य इकट्ठे करने शुरू किए हैं। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त आदेश भी दे रहे हैं। सीएम धामी ने राज्य में सरकारी जमीन पर चल रहे होटल, रिजॉर्ट पर वन विभाग से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए वन विभाग को 15 दिन का समय भी दिया गया। सीएम धामी के आदेश पर प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण जल्द हटाया जाएगा। नहीं, देखिए, अब अगले 15 दिनों के अंतर्गत एक अभियान चलाकर हमने प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को स्पष्ट रूप से यहाँ से शासन से निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की जाए और अगर वन विभाग की भूमि पर किसी तरह का अतिक्रमण पाया जाता है तो उस संबंध में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। अंकिता मर्डर केस के बाद एक्शन में आई धामी सरकार ने अवैध रिजॉर्ट और होटल्स को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जब बात अवैध रिजॉर्ट की हो रही है तो हाकम सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं। भर्ती पेपर लीक मामले में कमाए रुतबे और अवैध संपत्ति को लेकर हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर कार्रवाई प्रोसेस में है। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर हाकम ने बिना राजनीतिक संरक्षण के कैसे सरकारी जमीन पर कब्जा किया और हाकम के हाकिम कहां हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा, कब होगा, ये तमाम सवाल हमारे जहन में है। फिलहाल किसी के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। हाकम का उत्तरकाशी में आलीशान रिजॉर्ट, सरकारी जमीन पर कैसे बनाई है अवैध रिजॉर्ट। अब हाकम के रिजॉर्ट पर कार्रवाई की तैयारी। सवाल, हाकम के हाकिमों पर क्यों है मेहरबानी। इन दिनों सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर कई अवैध रिजॉर्ट को सील भी किया गया है। अब जब प्रदेश में अवैध रिजॉर्ट पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं तो जद में भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी हाकम सिंह के भी एक के बाद एक काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। हाकम सिंह के काले कारनामों में एक उत्तरकाशी में मौजूद आलीशान रिजॉर्ट भी शामिल है। हाकम का ये रिजॉर्ट देखने में वाकई किसी आलीशान और शान शौकत वाला महल लगता है। अब इसका जवाब किसके पास है कि आखिर ये आलीशान रिजॉर्ट सरकारी जमीन पर कैसे और कब बना और इसको बनाने के लिए इतनी भारी भरकम रकम को किसने अफोर्ड किया। हाकम सिंह की राजनीति में अच्छी पैठ होने के नाते वैसे ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। हाँ, सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।
देवदार की लकड़ियों से बने आलीशान महल में हाकम ने अपनी कई तस्वीरें भी खिंचाई हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। इस आलीशान दिखने वाले रिजॉर्ट में महंगे शौक रखने वाले लोगों के लिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन अब हाकम सिंह के इस अवैध रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलना तय है। इसके लिए सांकरी में बने इस रिजॉर्ट पर नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है। गजब का खेल देखिए, जिस सरकारी जमीन पर हाकम ने ये रिजॉर्ट बनाया है उसका सिर्फ 15% ही उसके नाम पर है, बाकी 85% जंगलात की जमीन पर कब्जा किया गया। उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं के साथ मजबूत पैठ और पुराने संबंध के बलबूते हाकम ने बहुत कम वक्त में कई अवैध संपत्तियां अर्जित कर ली। इतना बड़ा और शानदार आलीशान रिजॉर्ट बिना अधिकारियों की मिली भगत के सरकारी जमीन पर बनना नामुमकिन है। ऐसे में सवाल ये है कि हाकम के रिजॉर्ट पर तो बुलडोजर चला दिया जाएगा, मगर उनका क्या जिन्होंने हाकम को कब्जा दिलाने में अपना अहम रोल अदा किया है। उन अधिकारियों पर कौन कार्रवाई करेगा, कब करेगा, कार्रवाई होगी भी या यूं ही उन्हें बचाकर मामले को ठंडा कर दिया जाएगा। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि चंपावत से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर एक तीर्थ यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रण होकर गहरी खाई में जा लटकी, जिसकी वजह से ये जो हादसा है वो स्वाला के पास सिख यात्रियों से भरी बस के साथ हुआ है, जहां पर ये जो बस है वो खाई में लटक गई और इस कारण तीर्थ यात्रियों में भी कोहराम मचा रहा। हालांकि बामुश्किल जान बचाकर सभी जो तीर्थ यात्री है वो बस से बाहर निकले और गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टला और इस घटना में कोई जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इस हादसे की वजह से जो नेशनल हाईवे है वो 3 घंटे तक बंद रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और सभी तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अंकिता तो अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अंकिता के लिए अभी इंसाफ की जंग खत्म नहीं हुई है। अंकिता मर्डर केस में पुलिस तफ्तीश में आ रही तेजी से लग रहा है कि अंकिता को अब जल्द इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी अंकिता मर्डर केस में सरकार समेत प्रशासन को जमकर लपेटे में ले रही है। ये रिपोर्ट। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंकिता अब अनंत काल की ऐसी यात्रा पर निकल गई है कि कभी लौटकर हमारे बीच वापस नहीं आएगी। लेकिन अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए समूचा उत्तराखंड इस वक्त अपनी बेटी के लिए एक सुर में आवाज बुलंद किए हुए है। हर कोई चाहता है कि अंकिता को जितनी जल्दी हो सके इंसाफ मिले और उसके दोषियों को सूली के तख्त पर चढ़ाया जाए। अंकिता मर्डर केस को लेकर उठ रहे कई सवालों के बीच अब मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अंकिता मर्डर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाया जाएगा। अंकिता के परिजन समेत प्रदेश की जनता अंकिता की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है, ताकि अंकिता की हत्या का सच जग जाहिर हो सके और पता चले कि अंकिता के साथ आखिर हुआ क्या था। क्योंकि अंकिता की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट और डूबने से अंकिता की मौत बताई जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि दोषियों पर 302 और 201 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुल के तारे पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। वहीं डीजीपी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अभी तो 302, 201 है, हत्या करना और साक्ष्य को छुपाने का प्रयास करना। साक्ष्य संकलन की बात रही, साक्ष्य इसमें बहुत सारा जो है संकलित हो चुका है और बाकी जो और काम है विवेचना में, जैसे कि बहुत से लोगों के बयान लेने हैं, कुछ एनालिसिस बाकी हैं चैट्स के, CDRs के, उससे और फर्दर बातें निकल सकती हैं
और जितने ऑडियो सामने आए हैं ये सबको अच्छे से हमारी विवेचना में होंगे। जहाँ तक ये बात है कि रिसोर्ट से साक्ष्य समाप्त हो गए, मेरी अपनी डीआईजी और जो नंबर 2 है इस एसआईटी का शेखर सुयाल, रेणुका और शेखर सुयाल दोनों से बात हुई है। दोनों ने कहा नहीं कोई साक्ष्य समाप्त नहीं, सब हमारे पास है, जो हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। एक तरफ प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार को आड़े हाथ लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रिजॉर्ट पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए और सरकार से उस वीआईपी शख्स का नाम उजागर करने की मांग की, जिसके लिए स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन जब हमने ये कहा, परसों जब मैं वहां गया और हमने ये बात कही कि ये तो सबूतों को नष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है, और तब लोगों के समझ में आया, तब लोगों ने कहा हाँ भाई ये बात सच है। जिसको कहा गया था कि ऐसा करना है वो जानते थे कि किसके लिए बोल रहे हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो कह रहा था। अब एक पक्ष तो नहीं है, वो बेटी तो आज जीवित नहीं है, लेकिन जो पक्ष है उससे पूछा जाना चाहिए था कि वो कौन है भाई। और अब तक तो ये तो बहुत छोटी बात है, अब तक तो सरेआम ये तो पता चल जाना चाहिए था कि कौन है ऐसा अधर्मी कि जिसके लिए मतलब ये किसी की कुर्बानी दे दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने इस मामले में पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने के साथ दोषियों को सजा के मुहाने तक पहुंचाने के लिए भरोसा दिलाया है। तो परिवार के साथ समूचा उत्तराखंड भी यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके अंकिता को इंसाफ मिले। ऐसे में लोगों के दिलों में अंकिता के लिए इंसाफ दिलाने की धधक रही ज्वाला अब न्याय के साथ ही बुझेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अंकिता भंडारी के परिजनों से आज मुलाकात की है। इस दौरान अंकिता के परिजनों ने अपनी कई मांगों को लेकर हरीश रावत को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने, परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, साथ ही अंकिता भंडारी के नाम से स्मारक बनाए जाने की कई मांगे शामिल है। देश, पूरी मानवता इस बात की मांग कर रही है कि रसूखदार व्यक्ति का बेटा जो है, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, एक बहादुर बेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वीआईपी जिस गेस्टों का उसको एस्कॉर्ट करने के लिए अंकिता से कह रहा था, उनकी हवस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो उनको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को देंगे और एविडेंस से सारी जुटाई जानी चाहिए। बड़ा इस बात की नाराजगी है कि 4 दिन सोशल मीडिया में सब चल रहा है, लेकिन 4 दिन अपराधी को गिरफ्तार करने में लग गए। इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले रिजॉर्ट में मर्डर हुआ है। सरकार बार बार अपने बयान बदलकर रसूखदारों को बचाने की कोशिश कर रही है। करण महारा ने कहा कि अंकिता हत्याकांड पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे बड़े पदाधिकारी जिसने लड़की का मर्डर किया, जिसके ऊपर चार्ज है, उसके बाप से खड़े होकर हाथ मिला रहे हो, उसको ग्रीट कर रहे हो, उस एसआईटी में अधिकारी जो भी हो उसके ऊपर किस तरीके का प्रेशर होगा, इसको समझा जा सकता है। कोर्ट के निर्देश के बाद भी आज तक जिस प्रदेश में डीएनए टेस्ट ना हो पा रहा हो, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जिस संघ से हम बिल्कुल सुचिता की बात सोचते हैं, उस संघ के पदाधिकारी को यहाँ से पदच्युत किया गया, 3 महीने के बाद उसको दूसरे प्रांत का प्रभारी बना दिया गया। तो ये आपके प्रश्न का मेरा उत्तर है। इसके साथ ही इस मामले में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि आखिर सरकार शुरुआत से ही मामले को क्यों दबाना चाहती थी, क्यों रिपोर्ट दर्ज करने में इतना समय लगा, और यहां तक कि अंकिता के अंतिम दर्शन के लिए उनकी मां को अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य का महिला आयोग कहां है। देवभूमि के लाखों लोग बेटी अंकिता के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और अगर सरकार अंकिता को न्याय नहीं दिला पाई तो ये देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाली बात होगी। स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी जी क्या कर रही हैं? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची
इस प्रदेश की बच्ची जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। पहाड़ की बेटी अंकिता के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद से राज्य में मौजूद होटल रिजॉर्ट की जांच की जा रही है। रामनगर में भी पुलिस ने ढेला के रिजॉर्ट पर सील करने की कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने रिजॉर्ट में काफी अनियमितताएं पाई थी, जिस वजह से ये कार्रवाई की गई। पुलिस टीम क्षेत्र में मौजूद अन्य होटल और रिजॉर्ट की भी जांच कर रही है। इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड के बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोहाघाट में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने के लिए एसडीएम रिंकू बिष्ट के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। संगठन के जिलाध्यक्ष मीना बोहरा ने कहा कि अंकिता एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी थी। अगर सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। बड़ी शर्म की बात है कि इस उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना हो रही है। हमारी बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। एक और सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, और हम कार्य करते हैं गांव-गांव में जाके बेटी बचाने के लिए हम कार्य करते हैं। वहाँ पे आज अफसोस की बात है कि मध्यम वर्ग की वो बेटी अपने रोजगार के लिए वहाँ पे आई, अपने माँ बाप की आगे को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वहाँ पे आई, और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, ये बहुत ही शर्म की बात है। वही मशरूम गर्ल दिव्या रावत और उनके भाई के साथ रेस्टोरेंट और जिम का सामान दिलाने के नाम पर 77 लाख रुपए की ठगी की गई है। शिकायत पर देहरादून नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने एक परिवार के 5 सदस्यों समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिव्या के भाई राजपाल सिंह का कहना है कि वो सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में बहन के साथ काम करता था, जिसमें जिम, मशरूम से बने प्राकृतिक पौष्टिक आहार के साथ ही व्यायाम, योगा, जिम का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि जितेंद्र नंद किशोर भगड़ा ने कंपनी से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया और यकीन दिलाया कि मशीनें और अन्य सजावट का सामान उपलब्ध कराया जाएगा, और अलग अलग किस्तों पर उनको 77 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन उनके पास कोई भी सामान नहीं पहुंचा। देखिए, थाना नेहरू कॉलोनी में जो कंप्लेनेंट है राजपाल सिंह रावत, उनके द्वारा जो है एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर उनके द्वारा बताया गया कि 2019 में वो जो एक्यूज़ हैं उनके संपर्क में आए थे, और संपर्क में आने के बाद जैसे एक्यूज़ को पता चला कि वो जिम और रेस्टोरेंट खोलने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको अपने झांसे में लेकर के जिम का इक्विपमेंट दिलाने के नाम पर और रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग काम कराने के नाम पर 2019 से लेकर अब तक उन्होंने जो है लगभग 70 लाख से ऊपर का पैसा उनसे ले लिया है, और वापस मांगने पर पैसा वापस नहीं किया। तो इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नंदा गौरा योजना के तहत प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को मिला लाभ, 330 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर। सीएम धामी बोले स्वास्थ्य और शिक्षा में होगा फायदा। हरिद्वार जिले के 6 ब्लॉकों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। मतपेटी में कैद हुई 8,791 प्रत्याशियों की किस्मत। 28 सितंबर को खुलेगा पिटारा। अंकिता हत्याकांड के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सख्त हुई धामी सरकार। अब हर महीने होगी प्रदेश भर के होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे की जांच, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। अंकिता हत्याकांड के बाद सरकार को घेर रही कांग्रेस। करण महारा बोले बार बार बयानों को बदलकर रसूखदारों को बचाने की हो रही कोशिश, मामले में सीबीआई जांच की मांग। और हाकम के हाकिमों को लेकर फिर खड़े हुए सवाल। सांकरी में आलीशान अवैध रिजॉर्ट के खिलाफ प्रोसेस में कार्रवाई, रिजॉर्ट के बाहर चस्पा किया नोटिस।